नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। शायद इससे पहले देश में ऐसा ना हुआ जो इस बार हुआ है। एक सीनियर आईपीएस अफसर 2001 बैच के, जिनका रैंक डीजीपी के बराबर है, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पिछले 6 दिनों से चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च यानी PGIM-IMER हॉस्पिटल के मुर्दाघर में उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। उनका शव पड़ा है, उनकी लाश पड़ी है लास्ट 6 डेज से। एक सीनियर आईपीएस अफसर, डीजीपी रैंक बाय पूरन कुमार, लेकिन ये लाश अब भी पोस्टमार्टम का इंतजार कर रही है। अंदाजा लगाइए कि एक इतने बड़े अफसर, एक ब्यूरोक्रेट नौकरशाही से ही जो नौकरशाही कहते हैं, हमारे यहाँ वही देश जिनसे चलता है। सरकारें और नेता तो आते जाते हैं, असल में पॉलिसी से लेकर बाकी सारी चीजें जो है इस देश में, वो नौकरशाही के बलबूते पर ही चलती है। सरकार नीतियां बनाती है, उस पर इम्प्लीमेंट या उसे लागू कराने का काम यही नौकरशाह करते हैं। कानून का काम पुलिस करती है, आईएएस ब्यूरोक्रेसी को संभालती है। अब एक स्टेट के इतने बड़े पुलिस अफसर की लाश 6 दिन से अस्पताल के मोर्चरी यानी मुर्दाघर में पड़ी और पोस्टमार्टम ना हो रहा हो, तो एक ही सवाल उठता है कि फिर आम इंसानों को इंसाफ मिलने में देरी क्यों होती है और आम इंसानों के साथ क्या कुछ होता होगा। मैं अपने इतने लंबे तजुर्बे से कह रहा हूं, बहुत सारे लोगों ने जान दी, उसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हुई, वो सारी चीजें देखी। अगर मरने वाला किसी का नाम लिख देता है तो फिर समझ लीजिए कि पुलिस उसके पीछे दौड़ पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि जो नाम लिखा है गलत है, लेकिन पुलिस को उससे मतलब नहीं। पहले तो उठा लेती है, अंदर कर लेती है, फिर जमानत मिलती है, बाहर आ जाते हैं, लेकिन पुलिस लगी रहती है। ये आम आदमी का हाल है। लेकिन जब एक बड़े शख्स की बात आती है और उस शख्स की मौत के लिए उससे भी बड़े बड़े लोगों के नाम आते हैं, तो फिर यही कानून अचानक भेदभाव क्यों करने लगता है। 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ में 2001 बैच के हरियाणा कैडर के आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार ने अपने ही होम थिएटर के अंदर खुद को गोली मारी थी। 7 अक्टूबर को ही जब पुलिस को खबर मिली, दोपहर 1:30 बजे पुलिस आती है, डेड बॉडी को कब्जे में लेती है और उसे चंडीगढ़ के एक सरकारी अस्पताल में ले जाती है। उस दिन उनकी वाइफ जापान में थी, क्योंकि उनकी वाइफ अमनीत कुमार एक आईएएस अफसर है और जो फॉरेन अफेयर्स है, मतलब वहां पर हरियाणा में अगर विदेश से जो सारी चीजें होती है, बिजनेस या फिर और, तो उस डेस्क को वो देखती रहे। और नायब सिंह सैनी चीफ जस्टिस के साथ वो उस वक्त जापान के दौरे पर थे। तो लाश मोर्चरी में मुर्दाघर में इंतजार हो रहा है, क्योंकि पहले उनकी वाइफ लौटे। 8 अक्टूबर को वो लौटती है। 8 अक्टूबर को वो चंडीगढ़ में थी, लेकिन लाश मोर्चरी में ही। इसके बाद वो 9 अक्टूबर को एक कंप्लेंट देती है और कहती है कि जो फाइनल नोट में 15 नाम है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, खास तौर पर 2 लोगों के, एक हरियाणा के करंट डीजीपी शत्रुजीत कपूर और दूसरे रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया। लेकिन तब भी लाश मुर्दाघर में है। उसके बाद 9-10 तारीख को एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन वो 15 नाम गायब, जिसमें डीजीपी का भी गायब नाम। उसके बाद 11, 12, 13 अक्टूबर को छठा दिन है, कायदे से 7वां दिन होने वाला है पूरन कुमार की मौत को। इस बीच चंडीगढ़ पुलिस करती यह है कि लाश किसी और सरकारी अस्पताल से फिर उठाकर वो चंडीगढ़ पीजीआई में शिफ्ट कर देती है और परिवार को बताती नहीं, फैमिली को पता ही नहीं है। जबकि फैमिली से इसमें आप बातचीत करते हैं और उसके बाद लाश को कहीं शिफ्ट करते हैं। अब पुलिस कह रही है कि भाई पोस्टमार्टम कराना, क्योंकि ये केस है जिसकी जांच होनी है और उस जांच के लिए प्राइमरी रिपोर्ट तो होनी चाहिए कि इस सुसाइड में या खुदकुशी में कहीं कोई फॉल प्ले या कोई और ऐसी चीज तो नहीं, कहीं मर्डर तो नहीं है। लेकिन पोस्टमार्टम हो नहीं रहा है और एक्सपर्ट की माने तो 6 दिन बीत चुके हैं, बॉडी भी डिकम्पोज हो रही है। अब यानी कि लाश थोड़ी खराब हो रही है, लेकिन लाश का पोस्टमार्टम क्यों नहीं हो रहा है? 6 दिन हो गए इतने बड़े अफसर का। तो उसकी 2 वजह। पहले, फैमिली ने मांग की है कि पूरन कुमार की लाश का पोस्टमार्टम तभी होगा जब हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को पहले अरेस्ट किया जाए और साथ में रोहतक के एएसपी को। और इन दोनों को इसलिए, बाकी भी 13 नाम है, लेकिन ये सीधे सीधे जिम्मेदार है पूरन कुमार की मौत के लिए, तो उन्हें अरेस्ट किया जाए। जब तक अरेस्ट नहीं करेंगे हम पोस्टमार्टम की इजाजत नहीं देंगे। और इसीलिए 6 दिनों से पूरन कुमार की लाश हॉस्पिटल में पड़ी है। अब यहां कानून क्या कहता है? अगर फैमिली की रजामंदी ना हो, वो इजाजत ना दे तो ऐसा नहीं है, पोस्टमार्टम हो सकता है। किसी मजिस्ट्रेट को बीच में लाया जाए, उनकी निगरानी में ये पोस्टमार्टम हो, वीडियोग्राफी हो, फॉरेंसिक टीम भी हो, ताकि कल को अगर कोई फैमिली मेंबर कुछ कहता है तो वो सारी चीजों उनके सामने या कोर्ट के सामने रखी जा सकती है कि इस पोस्टमार्टम में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई। डॉक्टरों के पैनल ने किया, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स मौजूद थे, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी थी,
वहां पर तो ये किया जा सकता है। तो फिर चंडीगढ़ पुलिस ये कदम क्यों नहीं उठा रही है? उसकी वजह है कि एक मामूली मौत नहीं है, और इस मौत को लेकर जो सवाल उठे हैं वो भी मामूली नहीं। इस मौत के लिए जिम्मेदार जो लोगों के नाम है 15, वो भी मामूली नहीं है। शायद देश के इतिहास में पहली बार ऐसा है जब एक मौत के लिए एक साथ हरियाणा के टॉप मोस्ट आईएएस और आईपीएस अफसरों के नाम। क्या हरियाणा सरकार ये हिम्मत दिखाएगी कि अबैटमेंट ऑफ सुसाइड यानी खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में 15 के 15 आईएएस और आईपीएस अफसरों को एक साथ गिरफ्तार कर जेल भेजे? और ये मामला और भी इसलिए ज्यादा उलझा हुआ है क्योंकि जिन आईपीएस अफसर पूरन कुमार की मौत हुई है वो अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं। तो यहां एक मामला ये भी आ गया है। इसको लेकर पॉलिटिक्स भी है, लेकिन पोस्टमार्टम नहीं होना है। फैमिली ने मांग रख दी है। तो फिर ऑप्शन क्या है? परिवार को पता है एक बार पोस्टमार्टम हो गया, एक बार अंतिम संस्कार हो गया, उसका धीरे धीरे सारी चीजें लोग भूल जाएंगे, फिर ये लड़ाई भी खत्म हो जाएगी और फिर किसी का कुछ नहीं होगा। इसीलिए परिवार ये चाहता है कि इंसाफ मिले और उसके बाद बाकी का चीज, बाकी के सारे काम हो। और इसीलिए अब एक महापंचायत भी हुई संडे को चंडीगढ़ में, और इस महापंचायत ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार को कि 48 घंटे के अंदर डीजीपी और एसपी को अरेस्ट करे। जो फाइनल नोट में 15 नाम है उन सारे नाम को एफआईआर में दर्ज करे और सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे, वरना पूरे देश में आंदोलन होगा। बहुत सारे एससी एसटी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसमें कूद पड़े हैं। बहुत सारी इसमें पॉलिटिक्स भी हो रही है। और दूसरी तरफ 15 टॉप आईएएस और आईपीएस अफसर है कि उनका क्या करें। हालांकि अब तक गिरफ्तार करना तो दूर, हरियाणा सरकार ने डीजीपी को हटाया तक नहीं है। कायदे से ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं जब किसी पर उंगली उठती है और जो राज्य का टॉप पुलिस अफसर है, मान लीजिए अब जांच भी हो रही है, तो वो डीजीपी अगर पोस्ट पर है तो क्या जांच ईमानदारी से हो पाएगी? कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस तो होगा। तो बड़ा आसान था छुट्टी पर भेज देना, इतना हंगामा ही नहीं होता। लेकिन फिर हंगामा ना हो और सरकार इतनी आसानी से कर ले, ये भी तो मुमकिन नहीं है। सारी पॉलिटिक्स और राजनीति तो होती है, तो इसीलिए ना छुट्टी पर भेजा गया, अब तक ने हटाया गया। हाँ, रोहतक के एसपी का जरूर ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन ट्रांसफर कहाँ किया गया है यह हरियाणा सरकार ने एक रिलीज जारी कर कहा है, उसके बारे में अलग से उन्हें बताया जाएगा। वो कायदे से वो भी पनिशमेंट नहीं है, वो भी कोई सजा नहीं है, तो एक भी मांग मानी नहीं गई। डीजीपी साहब अपने पद पर है, छुट्टी तब पर भेजे नहीं गए। और सबसे बड़ा मजाक ये है कि जो एफआईआर दर्ज हुई है उस एफआईआर में एक भी आईएएस या आईपीएस अफसर का नाम नहीं है। एफआईआर में जो सेक्शन है वो एसएससी एसटी एक्ट के तहत बड़ी मामूली लगाई गई थी और उसमें 6 महीने से लेकर 6 साल तक की सजा थी। जबकि अमनीत कुमार ने यह कहा था कि एसएससी एसटी एक्ट की दूसरी धाराएं लगाई जाए जो सख्त है। तो पहली बार थोड़ा सा पुलिस झुकी और सरकार और अमनीत कुमार की मांग पर एसएससी एसटी एक्ट की धारा बदल दी गई। जो पहली धारा थी हल्की वाली 6 साल तक मैक्सिमम सजा, अब उन्हीं की मांग पर वो धारा बदलकर वो धारा लगा दी गई है जिसमें सीधे सीधे उम्र कैद की सजा है। एससी एसटी एक्ट की वो धारा तो जोड़ दी, लेकिन कॉलम 7 में एफआईआर के जो आरोपियों के नाम होने चाहिए, जो फाइनल नोट में है, जो उनकी पत्नी अमनीत कुमार ने लिखा है, वो एक भी नाम आज की तारीख 13 जोड़ा नहीं गया है, जबकि एफआईआर में 9 अक्टूबर को ही दर्ज कर ली गई थी। तो 4 दिन तो एफआईआर को भी हो गए। तो अगर हरियाणा सरकार चंडीगढ़ पुलिस एफआईआर में संशोधन नहीं कर रही है, धाराएं उन्होंने जोड़ ली लेकिन आरोपियों के नाम नहीं है, गिरफ्तारी हो नहीं रही है, किसी को हटाया नहीं जा रहा, किसी का ट्रांसफर नहीं किया जा रहा, किसी को छुट्टी पर नहीं भेजा जा रहा है, तो फिर ये मामला खत्म कैसे होगा? ये तो तूल पकड़ेगा। हालांकि इस बीच चंडीगढ़ पुलिस ने ये कहा है कि हम इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही फैमिली अपनी रजामंदी देती है थम पोस्ट, लेकिन पहले रजामंदी मिल जाए। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम जांच कर रहे हैं। और इस चीज में एक नया अपडेट ये आया है कि चंडीगढ़ पुलिस ने हरियाणा सरकार से इन तमाम अफसरों के जिनके नाम है फाइनल नोट में मरने से पहले जो पूरन कुमार ने लिखा था उनके बारे में जानकारी मांगी है। उनसे कहा है कि ये अफसर इस वक्त कहाँ है, किस पोस्ट में है। 3-4 इसमें से रिटायर हो चुके हैं। रिटायरमेंट के बाद वो कहाँ है, उनका रैंक क्या है, उनकी सर्विस का रिकॉर्ड क्या है, ये सारी चीजें चंडीगढ़ पुलिस ने जो उसकी एक साइट बनाई है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, इस मामले की जांच के लिए सरकार से इसका जवाब मांगा है, हरियाणा सरकार से। अब जो जवाब मांगा है 15 अफसर ये सारे धुरंधर है,
डीजीपी से लेकर कई एडीजी हैं, होम सेक्रेटरी हैं, एक्स होम सेक्रेटरी हैं। मतलब नाम इतने भारी भरकम है कि पता नहीं जो आईजी चंडीगढ़ इसकी जांच करेंगे तो जांच कहां तक और किस दिशा में जाएगी ये भी पता नहीं है। तो खैर इन लोगों के नाम मांगे गए। इसके अलावा अपने फाइनल नोट में पूरन कुमार ने हरियाणा के एक्स होम मिनिस्टर अनिल विज का भी नाम लिया था और कहा था कि उन्होंने उनसे भी शिकायत की, लेकिन उनके सामने भी कई चीजें हुई। उनके सामने उनको शर्मसार किया गया, उनको पीड़ा पहुंचाई गई, पर कुछ नहीं किया। तो अब चंडीगढ़ पुलिस का कहना है कि वो अनिल विज से भी इस मामले में पूछताछ करेंगे। तो सारे अफसरों के नाम कम से कम 15, जिनके नाम कायदे से तो पूछताछ होनी चाहिए, लेकिन ये पूछताछ भी एक रूटीन है। असल में तो ये है कि आप एफआईआर में दर्ज करें और तमाम सेक्शन जो है अबॉर्टमेंट ऑफ सुसाइड, फिर SC/ST एक्ट, ये सारी चीजों के साथ जब आप नामजद एफआईआर लिखेंगे तो फिर कहानी अलग होती है। और बिना एफआईआर में इनका नाम दर्ज किए वैसे पूछताछ करेंगे तो बहुत सारे लोग कह सकते हैं ये खाना पूर्ति है। और सबसे बड़ी बात कि अगर डीजीपी साहब को अब तक हटाया नहीं गया है तो फिर किसी भी जांच पर कोई भी उंगली उठा सकता है। तो ये तो कहानी का एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि जो लैपटॉप है और लास्ट कॉल डिटेल है पूरन कुमार जी का, उसमें यह है कि उन्होंने मौत से पहले कुछ कॉल किए थे, कुछ आईपीएस अफसर को किए थे, अपने दोस्त को किए थे। अब उस कॉल की डिटेल को पुलिस खंगाल रही है और उस कॉल की डिटेल के जरिए और उनके लैपटॉप, जिस लैपटॉप पर उन्होंने फाइनल नोट लिखा था, उस लैपटॉप के जरिए भी पुलिस सही कहानी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है कि आखिर कौन गुनाहगार है, क्या मामला था, कैसे सताया गया। और इससे भी बड़ी बात यह है कि अब चंडीगढ़ की जो एसआईटी टीम है ये रोहतक तक जाएगी, जहां पर एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें मौत से एक दिन पहले 6 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज हुई। और उस एफआईआर में एक शराब कारोबारी के नाम पर पूरन कुमार के एक पुराने स्टाफ मेंबर पर इल्जाम लगा कि 2.5 लाख रुपए मांगे थे और उसके मानने के पीछे पूरन कुमार थे। तो क्या वो शराब कारोबारी सच बोल रहा था? इस एफआईआर के पीछे कोई साजिश थी, असलियत है, उसकी भी जांच की जाएगी। अगर उस शराब कारोबारी तक पहुंचकर उससे पूछताछ हुई और उस स्टाफ से सुशील कुमार जो हेड कांस्टेबल, तो एफआईआर अगर ये साजिश निकली जानबूझकर पूरन कुमार को फंसाने की, तो आप मानकर चलिए कि यह पूरी कहानी पलट जाएगी, क्योंकि इसी एफआईआर को सीधे सीधे मौत से जोड़कर देखा जा रहा है। और इस एफआईआर के दर्ज होने के कुछ घंटे बाद ही पूरन कुमार ने अपने घर पर खुद को गोली मारी थी और अपने फाइनल नोट में मेंशन किया था कि उन्हें एक झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश रची जा रही है। और इस साजिश के मुख्य सूत्रधार कोई और नहीं, डीजीपी शत्रुजीत कपूर है, और साथ ही वो एसपी जिन्होंने इस एफआईआर को दर्ज करवाया। उन्होंने फाइनल नोट में यह भी लिखा था कि इस एफआईआर के लॉन्च होने की जब जानकारी मिली तो उन्होंने एसपी को फोन किया। एसपी ने फोन नहीं उठाया, जबकि वो उनसे बहुत जूनियर है। डीजीपी ने भी बात को टाल दिया। तो अगर ये शराब कारोबारी को जानबूझकर इस साजिश का हिस्सा बनाया गया, मोहरा बनाया गया, ये एफआईआर एक फर्जी बनाई गई ताकि उनके ऊपर प्रेशर डाला जा सके, क्योंकि वो अपने ही डिपार्टमेंट के खिलाफ बार बार कोर्ट पहुंच रहे थे, शिकायतें कर रहे थे, तो फिर बड़े बड़े अफसर नब जाएंगे। लेकिन बात फिर घूमकर वही आती है, क्या सारी इंक्वायरी वाकई इतनी ईमानदारी से होगी? क्या इस एफआईआर की असलियत भी सामने आएगी? क्या वो शराब कारोबारी ने जो कुछ कहा किसी के दबाव में कहा, ये बात कभी पता चल पाएगा? क्योंकि उसकी भी अपनी जान है, खतरे में होगी। अगर साजिश के तहत है तो फिर वो मुंह कैसे खोलेगा कि मुझे किन किन पुलिस वालों ने मेरे ऊपर दबाव डाला? एक तो शराब का कारोबार, वैसे ही उसमें 50 तरह की तकरीबानजी होती है, लेकिन अगर इस एफआईआर की हकीकत सामने आ गई तो आप मानकर चलिए कि पूरन कुमार की मौत से वो खुलासा होगा जो हरियाणा की इस ब्यूरोक्रेसी में, चाहे वो आईपीएस हो या आईएएस, पूरी मंडली बवाल सा आ जाएगा। क्योंकि एक इतने बड़े सीनियर आईपीएस अफसर की अगर बॉडी 6-7 दिनों से अस्पताल के मुर्दा घर में पड़ी, अपने पोस्टमार्टम का इंतजार कर रही हो, इंसाफ का इंतजार कर रही हो, और कोई फैसला नहीं हो पाया, तो फिर क्या होगा? एक वीडियो भी वायरल हुआ इस दौरान, 2 मंत्री जो है उनको लगाया गया है और दोनों ही अनुसूचित जाति से हैं। कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर है हरियाणा के। कि आप अमनीत कौर से कुमार से बात कीजिए और उन्हें समझाइए कि वो पोस्टमार्टम की इजाजत दे दे, अंतिम संस्कार करे, बाकी सारी मांगे मानी जाएंगी। तो एक साहब फोन लेकर उनके घर पहुंचे और किसी ने ये रिकॉर्ड कर लिया और उसमें वो कह रहे हैं कि मंत्री साहब बात करना चाहते हैं और अमनीत कुमार कहते हैं कि मुझे किसी मंत्री से बात नहीं करना। पूरन कुमार की बॉडी का आप लोगों को जो करना है कीजिए, मैं बात नहीं करूंगी।
इसके अलावा लगातार अमित कुमार जो आईएएस अफसर है हरियाणा में, पूरन कुमार की पत्नी, उनको अलग अलग ऑफर भी दिए जा रहे हैं। एक ये है कि उनकी 2 बेटियां, एक यूएस में पढ़ती है, एक चंडीगढ़ में है। तो एक बेटी को डीएसपी का पोस्ट देने का भी ऑफर दिया गया कि डीएसपी बना देते हैं। हालांकि उनके करीबियों का कहना है कि अगर एक पुलिस अफसर की इस तरह से मौत होती है, हालांकि इस केस का मुझे नहीं मालूम, तो कई बार ऐसी पोस्ट ऑफर किए जाते हैं, लेकिन परिवार ने और रिश्तेदार ने इस ऑफर को साफ ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। पूरन कुमार की मौत के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, जिन्होंने तंग किया, परेशान किया उनकी कास्ट की वजह से, उनको कोर्ट में जाने की वजह से, जो डिपार्टमेंट में चल रही गड़बड़ियों की वजह से, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए, कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए। और जिसमें सबसे बड़े हैं हरियाणा की मुखिया, डीजीपी और उनके साथ साजिशकर्ता एसपी, जिन्होंने वो एफआईआर दर्ज की। इससे कम कुछ नहीं। तो नेताओं से, मंत्रियों से अलग अलग तरीकों से कोशिश की जा रही है उन्हें मनाने की, ताकि ये मामला ठंडा कर दिया जाए। लेकिन फैमिली मानने को तैयार नहीं है। और देखना यह है कि ये फैमिली कब तक इस बात पर अड़ी रहेगी कि जब तक डीजीपी की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक वो पोस्टमार्टम होने की इजाजत नहीं देंगे। और क्या अगर वो इजाजत नहीं देते हैं तो चंडीगढ़ पुलिस, जिससे इस मामले की जांच सौंपी गई है, वह अपने आप किसी मजिस्ट्रेट की निगरानी में खुद से ही पोस्टमार्टम कराएगी। परिवार पहले ही कह चुका है कि उनके बिना पूछे हुए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल उनकी बॉडी शिफ्ट कर दी गई है। और अब अगर पोस्टमार्टम भी इसी तरह होता है तो ठीक है, लेकिन महापंचायत के बीच में आ जाने से अब ये मामला इतना आसान रहा नहीं। तो आने वाले दिनों में क्या होता है, आपको अपडेट जरूर दूंगा। लेकिन है निहायत अफसोसनाक, अगर इतने ताकतवर और इतने बड़े अफसर के साथ इस देश में ऐसा हो सकता है, तो सिर्फ अंदाजा लगाइए कि जिसका कोई माँ बाप नहीं, आम आदमी, उसके साथ फिर कानून कैसा खेल खेलता होगा। कानून यहां मैं सिर्फ पुलिस वालों के लिए कह रहा हूं, उनकी कहाँ सुनवाई होती होगी। अफसोसनाक है। खैर, यही उम्मीद है कि जल्द इस मामले में कोई हल निकले, नतीजा निकले और जो भी सच्चाई है वह सामने आए। बहुत बहुत धन्यवाद कहानी में लास्ट स्टेप बने रहने के लिए। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियो रिलेटेड टू क्राइम। थैंक यू।